Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is economic importance of plants and animals. इस चैप्टर में हमें 2 पार्ट्स करने हैं. फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में हमें समझना है. फिर सेकंड पार्ट में हम एनिमल्स में समझेंगे कि एनिमल्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पर हमें किसके बारे में स्टडी करना है? प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है. आपको पता है कि जो ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स है, कौन कौन सी ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स है? फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ह्यूमन की क्या है? फंडामेंटल नीड्स है. अब इन फंडामेंटल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो ह्यूमन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे बायोस्फीयर में, वो सब के सब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे बायोस्फीयर में, वो सब के सब किस पर डिपेंड है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है. इसीलिए प्लांट्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, सो जो ह्यूमन की फंडामेंटल नीड्स है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब भी कहाँ से कंप्लीट हो रही है? ये सब भी प्लांट से ही कंप्लीट हो रही है. जैसे जो फूड आता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है प्लांट से. सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. ठीक है, तो बिवरेजेस, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है. क्लोथ्स हैं, क्लोथ भी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं. जैसे आपने देखा है कॉटन के और जूट के जो प्लांट्स हैं उनसे हमें क्या मिलती है? कॉटन और जूट मिलती है, और उससे हम क्या बनाते हैं? क्लोथ बनाते हैं. सो हम क्लोथ के लिए भी किस पर डिपेंड हैं? हम क्लोथ के लिए भी प्लांट्स पर डिपेंड है. शेल्टर, जो थर्ड फंडामेंटल नीड है ह्यूमन की, वो क्या है? शेल्टर. और शेल्टर के लिए भी ह्यूमन किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है. शेल्टर बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? वुड चाहिए, टिम्बर्स चाहिए. टिम्बर से क्या बनता है? टिम्बर से फर्नीचर्स बनते हैं. ऐसे वुड जो कि फर्नीचर्स बनाने में यूज़ आते हैं उसको हम टिम्बर कहते हैं. तो टिम्बर और वुड हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से मिलता है. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर ही डिपेंड है. सो एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक बॉटनी. इकोनॉमिक बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बॉटनी. इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब क्या है? समझो, साइंस होती है, साइंस के अंदर भी ब्रांच होती है. आप सबको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर भी ब्रांचेस होती है, जूलॉजी एंड बॉटनी. ये समझ में आया? साइंस के अंदर ब्रांच है एक बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर भी ब्रांच है जूलॉजी और बॉटनी. जूलॉजी में तो हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और बॉटनी के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. अब बॉटनी के अंदर भी ब्रांचेज आती हैं, अब वो ब्रांचेस किस पे डिवाइडेड है? ऐसे प्लांट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्लांट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ऐसे प्लांट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रखते हैं, उन प्लांट्स की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी. साइंस के अंदर ब्रांच बायोलॉजी के अंदर ब्रांच जूलॉजी एंड बॉटनी क्या है? प्लांट्स की स्टडी है. और बॉटनी के अंदर भी ब्रांचेस है कि उन प्लांट्स की स्टडी करना जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट है. ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं. तो समझ में आ गया होगा अब आपको ये अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू. अब ये जो इकोनॉमिक प्लांट्स है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है, इन प्लांट्स को हमने क्लासीफाई किया है फॉलोइंग कैटेगरीज में, दैट इज फूड प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स एंड टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स. तो जो फूड प्लांट्स है उसमें क्या क्या आएंगे? सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, बिवरेजेस, वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? फूड प्लांट है। ऐसे प्लांट जिससे हमें फूड मिलता है उस प्लांट को हम क्या कह रहे हैं? फूड प्लांट कह रहे हैं। और फूड हमारे लिए क्या है? फूड हमारे लिए सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल है, स्पाइसेस हैं, बेवरेजेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे हमारे लिए फूड है। फिर है मेडिसिनल प्लांट, ऐसे प्लांट जो हमें मेडिसिन देते हैं, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, उस प्लांट को हम क्या कह रहे हैं? मेडिसिनल प्लांट कह रहे हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इकोनॉमिक प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो वो कौन कौन से हैं? अश्वगंधा, ओपियम। ओपियम आप सबको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था कि ओपियम क्या होता है, ठीक है। सर्पगंध, गूगल, सफ़ेद मूसली एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? मेडिसिनल प्लांट्स है। फिर है टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिससे हमें टिम्बर भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है, यानी कि हमें कॉटन, जूट और वुड वगैरह मिल रही है, फर्नीचर्स को बनाने के लिए वुड मिल रही है, टिम्बर्स मिल रहे हैं, उन सबको हम क्या कह रहे हैं? टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स। अब वो कौन से हैं? टीक, शीशम, रोइडा, खेजड़ी, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये सारे कौन से हैं? टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट्स है। अब आता है सीरियल्स। सीरियल्स टॉपिक है, तो सीरियल्स में एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल देख लो जो आपकी बुक में दे रखे हैं। वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट, ये सब किसके अंदर आते हैं? सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब जो सीरियल्स है वो कौन से मेंबर से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है ग्रास फैमिली से। किससे बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली से। या आपसे पूछ सकते हैं कि जो सीरियल है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप लिखोगे ग्रास फैमिली, साथ ही साथ उसके साथ ये भी लिखोगे। और किससे बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली से तो करता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रामिने और पोएसीज, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ स्टार्च विच इज यूज्ड, सीरियल्स क्या है? मेन सोर्स है स्टार्च का। अगर आपसे पूछ ले कि सीरियल से आपको क्या मिलता है, तो आप क्या लिखोगे? सीरियल से आपको स्टार्च मिलता है, जिसे आप ग्लूकोज कहते हो। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये हमारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अब जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो वैसे ही ये रेस्पिरेशन शो होगा। सो रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीरियल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। सो आपसे पूछ ले सीरियल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रास फैमिली से, जिसका नेम है ग्रामिने पोएसीज, ठीक है। मेन सोर्स क्या है इसका? स्टार्च है, हमें सीरियल से स्टार्च मिलता है, जो कि किस में यूज़ आता है? रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस में यूज़ आता है। अब देखो आपकी बुक में ये जो वीट है, राइस है, मेज है, पर्ल मिलेट है, इन सब के साइंटिफिक नेम दे रखे हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो मैंने उसको क्वेश्चंस बना के आपको यहाँ पर राइट डाउन किया है। जैसे कि आपकी बुक में एक तो ये दिया है कि रबी की क्रॉप्स और खरीफ की क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो वो अलग अलग दिया है, तो मैंने यहाँ पर एक ही बार में लिख दिया कि आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दी है उसमें रबी की क्रॉप्स कौन सी है और खरीफ की क्रॉप कौन सी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपकी बुक में दी है वो दी है इम्प्रूव वेराइटी। सो इम्प्रूव वेराइटी दी है आपकी वीट की, राइस की और मेज की, तो मैंने यहाँ पर वो भी लिख दी। इसके अलावा जो मेन पॉइंट आपको दे रखे हैं वो सबके दे रखे हैं साइंटिफिक नेम। सो साइंटिफिक नेम तो आपको सबको याद रखने हैं। सो एक बार हम साइंटिफिक नेम को छोड़ के बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। जो साइंटिफिक नेम हम करेंगे वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी एक चार्ट बनवाकर कि सीरियल्स के अंदर वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट आते हैं और इन सब का साइंटिफिक नेम ये है। पल्सेस के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और इन सब का साइंटिफिक नेम ये है। वेजिटेबल्स के अंदर ये आते हैं, इनका साइंटिफिक नेम ये है। स्पाइसेस के अंदर ये सब आते हैं जिनका साइंटिफिक नेम ये है। सो इस तरह से मैं आपको एक चार्ट बनवाकर आपको उसको अलग से करवा दूंगी, लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने हैं। सो पहला हमने देखा सीरियल्स, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा था? ग्रास फैमिली से, यानी कि ग्रामिने और पोएसीज से। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो स्टार्च होता है, जो कि किस में यूज़ आता है? रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। अब आपकी बुक में दे रखी है रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, तो आपसे पूछ सकते हैं रबी की और खरीफ की क्रॉप कौन सी है? तो जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें से जो रबी की क्रॉप्स है वो है वीट, जो कि किसका पार्ट है? सीरियल का पार्ट है। ग्राम्स, जो कि किसका पार्ट है? पल्सेस का आएगा इधर।
ग्राम जो कि पल्सेस का पार्ट है। ठीक है, खरीफ, अब खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी है? राइस, मेज, पर्ल मिलेट, और पर्ल मिलेट किसका पार्ट है? सीरियल्स का। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछ रहे रबी और खरीफ की क्रॉप्स तो आपको ये लिख के आना है सीधा सा। इस वाले पार्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं बनते हैं, सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वही है। या तो आपसे साइंटिफिक नेम पूछेंगे, या फिर आपसे ये इम्प्रूव वेराइटी पूछ लेंगे, रबी एंड खरीफ की क्रॉप्स पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे सीरियल्स का, पल्सेस का, स्पाइसेस का, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब पूछ लेंगे। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनके मेन सोर्स क्या है, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि सीरियल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट ये सब सीरियल्स के एग्जांपल है। पल्सेस के एग्जांपल क्या क्या हैं और स्पाइसेस के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो आपसे ये सब पूछते हैं। और जब आपसे एग्जांपल पूछेंगे ना तो आपको उनके साइंटिफिक नेम भी लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो बताऊंगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम इम्प्रूव वेराइटी ऑफ वीट, राइस एंड मेज। अब आपसे इम्प्रूव वेराइटी पूछिए किसकी? वीट की, राइस की, मेज की। और आपकी बुक में वीट और राइस और मेज की ही इम्प्रूव वेराइटी दे रखी है, सो मैंने यहीं पर क्वेश्चन बनाकर लिख दिया। सो वीट की जो इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव्ड वेराइटी है वो कौन सी है? सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती एंड सोनारा। ये सब किसकी क्वालिटी है? ये सब किसकी वेराइटी है? वीट की। राइस की वेराइटी कौन सी है? बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना, ये सारी किसकी हैं? राइस की वेराइटी है। फिर मेज की वेराइटी कौन सी है? विजय, शक्ति एंड रतन, ये सारी मेज की वेराइटी है। सो ये हो गया। अब चलते हैं साइंटिफिक नेम पर कि आपको कैसे लिखना है। जैसे सपोज करो, ये इसको मैं इरेज कर रही हूँ। जैसे सपोज करो कोई साइंटिफिक नेम लिखा है आपने, जैसे हम मानते हैं कि सीरियल्स के अंदर आपने ले लिया वीट। अब वीट का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम तो होगा ही, वीट का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम होगा। और साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हो तो वो दो में आएगा। एक ए मैंने मान लिया, उसका एक साइंटिफिक नेम है ए बी नेम है उसका। ए को तो आपको अलग लिखना है और बीच में थोड़ा सा स्पेस देके आपको बी लिखना है, और ए के नीचे भी अंडरलाइन करनी है, बी के नीचे भी अंडरलाइन करनी है। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट वाले इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल ही होगा, और बाकी सारे भी स्मॉल ही होंगे। इस तरह से आपको कोई साइंटिफिक नेम लिखना है। जैसे आपकी बुक में वीट का साइंटिफिक नेम दे रखा है ट्रिट्रिकम एस्ट्रिवम, ट्रिट्रिकम एस्ट्रिवम, ये है वीट का साइंटिफिक नेम। ठीक है, सो देखो मैंने क्या किया है, ये ए आपका और ये बी, दोनों के बीच में स्पेस है। यस, ये आप रूल बना के लिख सकते हो, दोनों के बीच में स्पेस है, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ए का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, लेकिन यहाँ का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी साइंटिफिक नेम लिखना है। अगर आपसे पूछते हैं सीरियल के एग्जाम्पल लिखो, कोई दो एग्जाम्पल लिखो, तो आप लिखते हो जैसे वीट और राइस, तो आपको वीट और राइस नहीं लिखने हैं। आपसे वो बोलेगा नहीं कि साइंटिफिक नेम लिखो, आपको चलाकर लिखना है वीट, पहले लिखोगे वीट, फिर ब्रैकेट में उसका साइंटिफिक नेम लिखोगे इस तरह से। ठीक है, और फिर आपने लिया राइस वाला एग्जांपल, राइस लिया और फिर राइस का लिख दिया यहाँ पर साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम नहीं लिखोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा है कि स्पाइसेस के एग्जांपल लिखो, तो आपको स्पाइसेस पता है, टर्मरिक, रेड चिली। सो अगर आपको उसके साइंटिफिक नेम पता है, टर्मरिक का अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है, रेड चिली का अगर आपको साइंटिफिक नेम पता है, तभी आप उसको एग्जाम्पल में लिखोगे। अगर आपको उसका एक साइंटिफिक नेम नहीं पता तो आप नहीं लिख सकते। जिसका आपको साइंटिफिक नेम पता है वही आप एग्जाम्पल में राइट डाउन करोगे। ये हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस फॉर विच इंडिया इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर्स।
अब हमें जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल से पल्सेस से रिलेटेड, वो क्या बन रहा है कि विच इंडिया कौन सी ऐसी सीरियल है और पल्सेस है जो इंडिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर पर है। सो वो कौन सी है? राइस, ग्राम एंड ग्राउंडनट, इन तीनों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पल्सेस। अब हमारे पास सीरियल्स में सिर्फ क्या रह गया? सीरियल्स के एग्जाम्पल के साइंटिफिक नेम लिखने रह गए, बाकी सब हमने सीरियल्स में स्टडी कर लिया। पल्सेस में इसमें क्या है, थ्योरी बहुत कम है, सिर्फ साइंटिफिक नेम दे रखे हैं आपको। थ्योरी तो बिल्कुल ना के बराबर है, 1-2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो साइंटिफिक नेम से बनते हैं। ठीक है, सो पल्सेस पर आते हैं। अब ये किसका सोर्स है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपसे पूछ ले कि पल्सेस से कौन सा न्यूट्रिएंट आपको मिलता है या फिर कौन सा सोर्स आपको पल्सेस से मिलता है, सो आपका आंसर क्या आएगा? प्रोटीन। और सीरियल से आपको कौन सा सोर्स मिलता है? सीरियल से आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? स्टार्च मिलता है। सीरियल से तो आपको क्या मिलता है? स्टार्च। और पल्सेस से आपको क्या मिलता है? पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अभी हमने इतना स्टडी कर दिया। अब देखो ये क्या है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है लेग्यूमिनोज फैमिली से। कौन सी फैमिली से? लेग्यूमिनस फैमिली से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? ग्राम, रेड ग्राम, पी, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इन सब के हम साइंटिफिक नेम स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्राम, रेड ग्राम, पी, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ठीक है, फिर है विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ पल्सेस। कौन सी क्रॉप को हम किंग ऑफ पल्सेस कहते हैं, या कौन से पल्सेस को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ पल्स कह रहे हैं, किंग ऑफ पल्स। तो वो आएगा आंसर ग्राम। अब अगेन आपको सिर्फ ग्राम नहीं लिखना है, ग्राम लिखोगे तो वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ग्राम के साथ आपको उसका साइंटिफिक नेम भी लिखना है। वो मैंने कैसे लिखा है? देखो, मैंने यहाँ ग्राम लिख दिया, ब्रैकेट में मैंने इसका साइंटिफिक नेम लिखा है। ये फर्स्ट लेटर कैपिटल, अंडरलाइन, बीच में स्पेस। सीसर एट्रिनियम, ये इसका क्या है? ये इसका साइंटिफिक नेम है, किसका? ग्राम का। विच क्रॉप और पल्सेस कंटेन द हाईएस्ट प्रोटीन। कौन सी क्रॉप ऐसी है, कौन सा पल्सेस ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है? सो वो है सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बीच में गैप, फिर मैक्स। ठीक है, यानी सिर्फ आपको सोयाबीन ही लिखना है। सिर्फ अगर आप सोयाबीन लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, साथ में आपको क्या लिखना है? उसका साइंटिफिक नेम भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक ऑयल। यहाँ पर आपका पल्सेस कंप्लीट हो गया। इतनी सी थ्योरी आपकी दे रखी थी पल्सेस में। मेन जो दे रखा है वो दे रखे हैं इन सब के साइंटिफिक नेम, वो हम चार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट इज ऑयल एंड द राइट द टाइप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब ऑयल आपके टॉपिक है, उस ऑयल पर आपके क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। दैट व्हाट इज द ऑयल, राइट द टाइप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, कि कौन कौन से प्लांट से हमें ऑयल मिल सकता है। सो दीज आर, ऑयल क्या होते हैं सबसे पहले हम ये बता रहे हैं। दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तरह से क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एस्टर क्या होता है? जिसके अंदर COOR ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब आप 11th में जाओगे तब इसको डिटेल में स्टडी करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एस्टर का मतलब क्या है? जिसके अंदर COOR ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको एस्टर कहते हैं। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप प्रेजेंट हो। और एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। और जिनके अंदर ये सारे कंपाउंड आ जाते हैं ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जिसके अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन, एस्टर,
अल्कोहल और एल्डिहाइड प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहेंगे, ऑयल कहेंगे। इसका मतलब जितने भी ऑयल के एग्जाम्पल है, चाहे वो ग्राउंड नट है, चाहे वो कैस्टर का ऑयल है, चाहे वो कोकोनट का ऑयल है, उन सब के अंदर या तो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर एस्टर होगा। उनका जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखते हो, H2SO4। वैसे ही अगर आप कोकोनट ऑयल का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखने लगोगे ना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है केमिकल फॉर्मूला, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। अगर आप कोकोनट ऑयल का केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो या तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा, या फिर उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन या तो दोनों होंगे, या फिर उसके अंदर एस्टर ग्रुप होगा, या फिर उसके अंदर OH होगा यानी कि अल्कोहल ग्रुप होगा, या फिर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी कि CH होगा। इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट हो तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ऑयल को भी हमने डिवाइड किया है एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल एंड परफ्यूम ऑयल। एडिबल ऑयल क्या होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, जिस ऑयल को हम खा सकते हैं वो कौन से हैं, ग्राउंड नट ऑयल, सेसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अलसी एंड सनफ्लावर। फिर है नॉन एडिबल ऑयल, जिसको हम खा नहीं सकते, जो हम खाने के लिए नहीं है, कैस्टर ऑयल एंड टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेटाइन ऑयल। ठीक है, फिर है परफ्यूम ऑयल। परफ्यूम ऑयल यानी कि जिसको हम ना तो खा सकते हैं और ना ही हम उसको सिर्फ मतलब कि सिर्फ उसको परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ऑयल जिसको सिर्फ परफ्यूम के लिए ही यूज़ किया जाता है, हम उसको खा नहीं सकते हैं। सो दीज आर नोन एज अ परफ्यूम्ड ऑयल। इसमें कौन कौन से आते हैं, सैंडल यानी कि चंदन का ऑयल, क्लोव्स यानी कि लौंग का तेल, खस ऑयल यानी कि खसखस का जो तेल होता है उसको हम बोलते हैं, वो भी किसके लिए यूज़ होता है, परफ्यूम की तरह यूज़ होता है। सो ये कुछ ऑयल है। अब आपकी बुक में ना ऑयल के साइंटिफिक नेम नहीं दे रखे, सिर्फ इतना सा पार्ट दे रखा है ऑयल का। लेकिन अगर आपसे ऑयल के एग्जांपल पूछ ले तो आप क्या ये लिखा होगे ग्राउंड नट, सेसम, कोकोनट? नहीं, वो तो गलत हो जाएंगे। आपको तो क्या लिखने हैं, साइंटिफिक नेम लिखने हैं। और आप बोलोगे कि मैम साइंटिफिक नेम तो दे ही नहीं रखे, तो ध्यान से देखो, ये रहा ग्राउंड नट, ये रहा सोयाबीन। क्या ये दोनों इस पल्सेस वाले में है क्या? ये रहा ग्राउंड नट और ये रहा सोयाबीन। ठीक है, ये रहा ग्राउंड नट और ये रहा सोयाबीन। सो आपको ग्राउंड नट और सोयाबीन के तो साइंटिफिक नेम दे ही रखे हैं। कहाँ पर दे रखे हैं, पल्सेस वाले टॉपिक में। पल्सेस वाले टॉपिक में आपको ग्राउंड नट के और सोयाबीन के साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, आपको वो दोनों याद करने हैं। अगर आपसे ऑयल के एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप ग्राउंड नट और सोयाबीन लिख दोगे, साथ ही साथ उनके साइंटिफिक नेम भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वो पल्सेस वाले केस में दे रखे। ठीक है, सो अब आप ये मत कहना कि ऑयल में हमें साइंटिफिक नेम नहीं दे रखे हैं लेकिन वो पल्सेस वाले केस में दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑयल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो आगे स्पाइसेस वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और फिर स्पाइसेस के बाद इसके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बेवरेजेस रह जाएंगे। फिर उसके बाद हम चार्ट देख लेंगे कि हमें कौन कौन सा साइंटिफिक नेम लिखना है, ग्राउंड नट का क्या होता है साइंटिफिक नेम, सोयाबीन का क्या होता है, तो ये सब हम देख लेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।